चलिए, अब आज का टॉपिक है पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोसिस्टम चैप्टर का ये आज तीसरा दिन है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं और आज तीसरा है पारिस्थितिक पिरामिड। तो सबसे पहले जानिए कि पिरामिड क्या होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो पिरामिड होता है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव होते हैं, तो उसमें कौन कौन जीव होते हैं? उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता जैसे जीव होते हैं ना। तो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के संख्या और संबंध एक निश्चित अनुपात में रहता है। जो जो हम उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता की ओर जाते हैं तो उसकी संख्या क्या हो जाती है? कम जाती है। और यदि इसे हम चित्रित किया जाए कागज पर तो एक शंकुनुमा रचना बनती है जिसे हम कहते हैं पिरामिड। जैसे कि नीचे उत्पादक होता है, उत्पादक की संख्या सबसे अधिक होती है ना, और उत्पादक को जो खाता है वो होता है शाकाहारी नहीं, और शाकाहारी को जो खाता है वो होता है निम्न श्रेणी के मांसाहारी, और इसको जो खाता है उसको होता है उच्च श्रेणी के मांसाहारी, और सबसे ऊपर जो होता है टॉप कंज्यूमर होता है, टॉप कंज्यूमर। और सबसे नीचे जो होता है क्या आता है? प्रोड्यूसर होता है ना। तो ये एक शंकुनुमा रचना बन गया ना, इसी को क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। समझे? पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर दूसरा जीव भार पिरामिड, जीव भार पिरामिड, पिरामिड ऑफ मास। और नंबर तीसरा है संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड, और एक और है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, इसको कहा जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। चलिए अभी इसका जानेंगे। संख्या पिरामिड, पहला क्या है? संख्या पिरामिड। देखिए संख्या पिरामिड क्या होती है, यानी नंबर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के बीच संबंध स्थापित होता है तो उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। समझे? ये देखिए जैसे कि गेहूं, चना, मटर, तो इसकी संख्या सबसे अधिक होगी ना, घास की संख्या सबसे अधिक होगी कि नहीं होगी? घास। अब इसको खाने वाले शाकाहारी जीव, खरगोश, हिरन, बकरी, इसकी संख्या कम होगी। तो ये हुआ प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। और देखो इसको खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता कम होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। अब देखो इसको खाने वाले सबसे कम होंगे, तृतीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार ये एक सीधा पिरामिड हुआ। ये हुआ सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक फल वाले वृक्ष, एक फल वाले आम का पेड़ है ना, आम का पेड़, आम का पेड़ को, एक फल वाला वृक्ष को लेकर हम अगर पिरामिड को दर्शाते हैं तो उल्टा होता है। एक आम का पेड़, मान लो एक आम का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, और इसको कितना चिड़िया खाएगा? बहुत सारा चिड़िया खाएगा ना, बहुत सारा चिड़िया खाएगा, और लाखों चिड़िया खाता है, हजारों की चिड़िया खाता है। जब चिड़िया मर जाती है तो उसके बॉडी पर लाखों करोड़ों जीवाणु उगते हैं ना।
तो इस प्रकार यह जो है सो उल्टा पिरामिड हो जाता है, उल्टा पिरामिड। समझे? ये हो गया आपका उल्टा पिरामिड और ये हो गया आपका सीधा पिरामिड, दोनों संख्या पिरामिड ही हैं। दूसरा क्या है? जीव भार पिरामिड। तो देखिए जीव भार पिरामिड किसे कहते हैं? तो जब उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के भार के आधार पर संबंध स्थापित होता है तो उसे कहा जाता है जीव भार पिरामिड। एक आम का पेड़ का वजन कितना होता है? बहुत बड़ा होता है, नहीं बहुत बड़ा होता है ना। उसको खाने वाला चिड़िया का वजन तो कम होता है और उस पर उगने वाला बैक्टीरिया का वजन बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार जो है ये क्या हो गया? सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड। देखिए वन पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार पिरामिड जो होता है से क्या होता है? सीधा होता है। लेकिन तालाब पारिस्थितिक तंत्र, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार पिरामिड उल्टा होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं। जैसे छोटी छोटी मछली होती है, छोटी छोटी मछली होती है ना, वो छोटी छोटी मछली जो है सो शैवाल को खाता है। शैवाल डायटम, छोटा छोटा पौधा, एक कोश के पौधा, तो शैवाल, शैवाल डायटम, डायटम इसका भार बहुत ही कम होता है, बहुत एक कोशिका होता है। इसको खाता है छोटकी मछली, तो छोटकी मछली का वजन तो एक से ज्यादा ना होता है रे, शैवाल से ज्यादा हो गया छोटी मछली। और छोटी मछली को ओकरा से बड़की मछली खाती है, बड़ी मछली ना। अब बड़ी मछली को खा जाता है व्हेल, शार्क, व्हेल, शार्क। नहीं सबसे बड़ा मछली है तालाब का। तो ज्यों ज्यों ऊपर की ओर जा रहा है त्यों तो ओकर वजन बढ़ रहा है ना, तो ये उल्टा पिरामिड होगा। तालाब पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। ये हो गया उल्टा पिरामिड। क्या हो गया? उल्टा पिरामिड। किसका? तालाब पारिस्थितिक तंत्र का। आई बात समझ में? तालाब पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड उल्टा होता है, वन पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड सीधा होता है। देखिए अब तीसरा है आप लोगों का ऊर्जा ऊर्जा पिरामिड। नहीं तो ऊर्जा पिरामिड किसे कहते हैं? देखिए पौधा जो है, पौधा ऊर्जा कहां से लेती है? सूर्य से लेती है ना, सूर्य से लेती है। और ये पौधा से जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता से जाता है ऊर्जा द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता से जाता है तृतीयक उपभोक्ता। नहीं अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो जब उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के बीच ऊर्जा के आधार पर संबंध को दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा पिरामिड हमेशा हमेशा सीधा होता है। कैसे होता है मैं अभी तुरंत बता रहा हूं। लिंडमैन के 10% नियम कहता है कि लिंडमैन के 10% नियम कहता है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर है ना, प्रत्येक ये सब पोषी स्तर है। क्या है? पोषी स्तर। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। अब प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का मात्र अगला पोषी स्तर में 10% ट्रांसफर होता है, शेष 90% कहाँ चला जाता है? अन्य कार्य में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में खर्चा हो जाता है। तो मान लिया जाए कि ये कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, जल पारिस्थितिक तंत्र हो, वन पारिस्थितिक तंत्र हो, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में पौधा होते हैं उत्पादक। ये उत्पादक है ना, उत्पादक है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, है ना। तो प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण भोजन के रूप में होता है ना, होता है कि नहीं होता?
तो होता है। तो अगला ट्रॉपिक लेवल में मात्र 10% ऊर्जा होता है। मान लो इसके पास कितना ऊर्जा जमा किया सूर्य से 1000 यानी 10,000 जूल ऊर्जा किया है। तो उत्पा पौधा है तो मान लो 10,000 जूल का 10,000 जूल है। इकाई दाएं संग्रह 10,000। अब अगला ट्रॉपिक लेवल में प्राथमिक उपभोक्ता में कितना चला जाएगा बउआ रे? 1,000 जाएगा ना, एकर 10%, ये हुआ 1,000। अब फिर यहाँ पर कितना जाएगा? 100 जाएगा, ये हो गया 100। फिर अगला ट्रॉपिक लेवल में कितना जाएगा? 10 चला जाएगा ना। अब देखिए तो ज्यों ज्यों ऊपर की ओर जा रहा है, ये हुआ उत्पादक प्रोड्यूसर, ये हुआ प्राइमरी कंज्यूमर, ये हुआ सेकेंडरी, ये हो गया टर्शियरी। तो ज्यों ज्यों ऊपर की ओर जाएगा ऊर्जा का मात्रा घटता चला जाएगा, 10% जाएगा। तो ये हमेशा ये ऊर्जा पिरामिड क्या होगा? कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड आई बात समझ में? चलिए उतार लीजिए। चलिए अगला टॉपिक है लिंडमैन के 10% नियम। लिंडमैन के 10% नियम। देखिए लिंडमैन के 10% नियम कहता है कि आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसमें अगले पोषी स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है। शेष 90% ऊर्जा अन्य कार्य में खर्च हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, जैसे पौधा है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा मान लिया जाए कि ये 10,000 जूल ऊर्जा संचित किया है, और इसको खाता है हिरण खा जाता है, और हिरण को खा जाता है बाघ। तो आप लोग बताएंगे कि बाघ में जो है से कितने प्रतिशत ऊर्जा जाएगा, कितना जूल ऊर्जा जाएगा? देखिए 10,000 का 10% ही इसमें हिरण में ऊर्जा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1,000 जूल ऊर्जा हो जाएगी, और हिरण को बाघ खा गया तो 100 जूल ऊर्जा बाघ में जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि ये उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा संचित होता है, उत्पादक में सबसे अधिक ऊर्जा संचित होता है, और जो अंतिम उपभोक्ता होता है उसमें सबसे कम ऊर्जा संचित होता है। यही जो है सो लिंडमैन के 10% नियम है। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ाते हैं आप लोगों को, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। तो क्या क्या कार्य है पारिस्थितिक तंत्र के? तो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य 2 कार्य है। पहला कार्य है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। नंबर 2 है पदार्थों का चक्रण, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। इसके 2 मुख्य कार्य हैं। ऊर्जा प्रवाह किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। तो पौधे जो है, वह सूर्य के ऊर्जा का बहुत ही कम मात्रा में, लगभग 2% से कम मात्रा में ऊर्जा जो है प्रकाश को अवशोषित करता है, और
पौधा जो है ये सूर्य के प्रकाश द्वारा जो ऊर्जा को लगभग 2% ही उपयोग करता है, मात्र 2% से भी कम। और पौधे जब जो माना कि कुछ ऊर्जा बना लिए, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं, तो पौधे की कुछ ऊर्जा जो है श्वसन में खर्च होते हैं, मेटाबॉलिक क्रिया के रूप में खर्च होते हैं, और शेष ऊर्जा जो बच जाता है ना पत्ती में, तना में, फल में, फूल में जाकर के क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अब इसको कौन खा गया, मान लो ये खा गया शाकाहारी ना, शाकाहारी। अब देखिए तो शाकाहारी इसमें जो था 1000 जूल ऊर्जा था, तो ये शाकाहारी में जो है सो 90% ऊर्जा जो है अलग चला गया अन्य कार्य में, मेटाबॉलिक क्रिया में, श्वसन की क्रिया में। और अगला ट्रॉपिक लेवल में जो है मात्र क्या कितना गया, 100 जूल ऊर्जा गया। अब देखिए शाकाहारी खाएगा तो इसको भी तो ऊर्जा की जरूरत होगा, यह भी कुछ ऊर्जा खर्च करेगा, श्वसन में, मेटाबॉलिक क्रिया में संचित करेगा। अब इस शाकाहारी को खा गया मांसाहारी। अब देखिए मांसाहारी में फिर इसका जो है 90% खत्म हो गया, तो अगले ट्रॉपिक लेवल में मात्र गया 10%। अब देखिए तो ये जो है 10% ऊर्जा, फिर ये मांसाहारी ऊर्जा को कुछ खर्च करेगा श्वसन में, मेटाबॉलिक क्रिया में, और इसको अगर कोई नहीं खाएगा तो सूक्ष्म जीव उत्पन्न होगा ना, सूक्ष्म जीव जो अब घटित होकर फिर मिट्टी वगैरह वायुमंडल में चला जाएगा। तो ऊर्जा का हमेशा एक दिशीय प्रवाह ही होता है वायु पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक ना। और दूसरा टॉपिक है आप लोगों का साइकिलिंग ऑफ मिनरल। अब दूसरा टॉपिक है साइकिलिंग ऑफ मिनरल, पदार्थों का चक्रण। ये कैसे होता है देखो, पदार्थों का चक्रण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पौधा जो है वायुमंडल से, मिट्टी से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, बहुत सारे तत्व को जो है अवशोषित करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, और उसको जमा करके रखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा के रूप में। अब ये जो है सब मिनरल कहाँ चला गया, शाकाहारी में चला गया, शाकाहारी में चला गया ना। और ये शाकाहारी में से कहाँ चला गया, मांसाहारी में चला गया। ये पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला के माध्यम से सभी जीव में चला गया। अब जब ये जीव मरेंगे, जब ये जीव मरते हैं, तो इसमें जो जटिल यौगिक के रूप में ये सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, लोहा जो भी है सब क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। सूक्ष्म जीव उगेगा था मरने के बाद, और उसको क्या करेगा, तोड़ देगा, जिसके कारण इसका कुछ भाग मिट्टी में मिल जाएगा, नाइट्रोजन का भाग कुछ वायुमंडल में चला जाएगा, समझे। सोडियम का कुछ भाग मिट्टी में चला जाएगा, कुछ वो यौगिक के रूप में वायुमंडल में चला जाएगा ना। तो इसी, और फिर उसका उपयोग कौन करेगा, पौधा ही करेगा। इस प्रकार पौधा मिट्टी से लिया था, शाकाहारी, मांसाहारी, या फिर मरने के बाद अपघटित होकर फिर मिट्टी में गया, फिर इसका उपयोग पौधा करेगा। इस प्रकार इस पदार्थों का क्या होता रहता है, चक्रण चलता रहता है। इसीलिए यह जो सब पदार्थों का चक्रण करता है पारिस्थितिक तंत्र, समझे। इसमें आप लोग को नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र, ये सब जो है सो पढ़ना है, समझे। चलिए आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं, अगले दिन हम आप लोग को पढ़ाएंगे मेजर इकोसिस्टम। अगला टॉपिक होगा हमारा मेजर इकोसिस्टम, इसीलिए आप लोग पढ़ के आएंगे।